एक एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। चलिए, पानी में निम्नलिखित में से एक ही अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत अच्छा रोग है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी यानी बच्चे का शरीर कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। और नीला क्यों पड़ेगा, आप खुद सोचिए। आप अपने नाखून को ऐसे थोड़ी देर तक वो कर लीजिए, या हाथ को टाइट पकड़ लीजिए, हाथ ही नीला पड़ जाएगा। उंगली को धागे से बांध लीजिए, नीली पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, पर्याप्त मात्रा में शुद्ध रक्त नहीं पहुंच पाया ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पर ब्लू बेबी सिंड्रोम तब होगा जब बच्चे के शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन, पर्याप्त मात्रा में शुद्ध रक्त नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसा तब होगा जब हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाएगा, जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के बजाय नाइट्रेट से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रेट से जुड़ जाएगा। और नाइट्रेट से जुड़कर ये बनाएगा मैथ हीमोग्लोबिन। नाइट्रेट से जुड़कर ये बनाएगा मैथ हीमोग्लोबिन। तब जाकर बच्चे के शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और बच्चे को बीमारी कौन सी हो जाएगी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। यानी बच्चे का शरीर कैसा पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे को बीमारी कौन सी हो जाएगी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है नाइट्रेट। नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मैथ हीमोग्लोबिन बनाता है। जबकि अगर यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़े, या यही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़े, या यही हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़े, तो क्या बनता है, ये भी सुन लो। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तब बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तब बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो बनता है, बोलो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, वो सोचते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। और तीसरा, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है तब बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है तब बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर बीमारी का नाम याद रखना, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बच्चे के शरीर का रंग नीला पड़ जाता है, किसकी कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ना जुड़कर कौन जुड़ जाता है, नाइट्रेट जुड़ जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे सुनना, अगले प्रश्न की तरफ। देखो भाई, एक बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं मान के चल रहा हूं इस बार के पेपर में यहां से एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, है ना। पढ़ो एक बार प्रश्न को और उत्तर दो इसका, है ना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार प्रश्न है और गुणसूत्रों से संबंधित प्रश्न है। तो आपको एक पॉइंट तो गुणसूत्रों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई गुणसूत्र कितने होते हैं टोटल, 46, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कितने हैं टोटल, 46 यानी कि 23 जोड़ी। और इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम्स, जिन्हें हम कहते हैं अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम्स। और दूसरे होते हैं एलोसोम्स। ये प्रश्न भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, जिन्हें हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। 46 टोटल, अलिंग और लिंग दो प्रकार के हैं, ठीक है। कितने कितने हैं, 46 में से 44, 44, 44 शब्द ध्यान रखना ऐसे लिखा जाता है शुद्ध रूप से। अभी नया मानकीकरण आया है उसमें बताया गया है 44 को ऐसे लिखते हैं ना, पहले 44 लिखते थे, आजकल 44 लिखते हैं। तो ये 44 अलिंग हैं और बाकी बचे जो दो हैं वो कैसे हैं, लिंग गुणसूत्र हैं, एलोसोम्स हैं, ठीक है। हिंदी का भी ध्यान रखना, मैं शुद्ध हिंदी यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ। हर एक शब्द हिंदी में शब्द शुद्धि के प्रश्न आते हैं, वहां आपके प्रश्न सही होंगे, ठीक है। तो ये लीजिए, ये मामला है। अब ये कह रहा है गुणसूत्रों में भिन्नता आ गई, यानी संख्या कम ज्यादा होने से कौन कौन सी बीमारी होगी। तो मिलाते हैं, चलो। सबसे पहले त्रिगुणसूत्र था 13, यानी 13वें गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी हो गई, या 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो बताओ 13 क्यों बीमारी कौन सी होगी। तो 13, अब इसको याद रखने का एक तरीका बता देता हूं मैं आपको, है ना। बहुत आसान तरीका बता देता हूं, आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज को, कभी भी नहीं भूलोगे। आज सुन लोगे, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। सुनो, याद रखना, 13 की उम्र में पटाया, 13 की उम्र में पटाया, 18 की उम्र में मामला ऐड हो गया। ऐड हो गए मतलब
विवाह हो गया, शादी हो गई, ऐड हो गए, और 21 की उम्र आते आते तो मामला ठंडा पड़ गया, यानी कि डाउन पड़ गया। बस ये छोटी सी मेरी बात याद रखना, 13 की उम्र में पटाया, 18 की उम्र में ऐड हो गए, और 21 की उम्र आते आते तो मामला ठंडा पड़ गया, यानी कि डाउन पड़ गया। अब आ जाओ, मिलाओ जल्दी से, बताओ 13 की उम्र में पटाया, 13 की उम्र में पटाया, पटा लो, तुम मत पटाना, यहाँ पटाने दो, ठीक है। 18 की उम्र में क्या हो गए, ऐड हो गए, और 21 की उम्र में मामला डाउन पड़ गया। तो बताओ पहले में क्या आएगा, सेकंड, पहले में सेकंड, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों कट गए, ठीक है। दूसरे में आएगा बी में थर्ड, बी में थर्ड, ये गया, ये गया, ये गया, ये भी कट गया, एक ही ऑप्शन सही बचा है, पहला ऑप्शन, ये लो, मिलाने की आवश्यकता ही नहीं, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, फर्स्ट, ये लो भाई। तो 13 की उम्र में पटाया, 18 की उम्र में क्या हो गए, ऐड हो गए, और 21 की उम्र में तो मामला डाउन हो गया, यानी ठंडा पड़ गया, खत्म हो गया रिश्ता, ठीक है। चलो याद रखना ये चीजें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। यस पढ़ो वही प्रश्न, एक मनुष्य में 44 प्लस एक्स ओ गुणसूत्र, अब ये ओ नहीं है, ये जीरो है, ध्यान रखना, ये ओ मत समझना इसको, ये जीरो है, शून्य, ये शून्य है, शून्य यानी कि जीरो। तो 44 प्लस एक्स, टोटल कितने हो गए, 45, जबकि होते कितने हैं, 46, यानी कितना गुणसूत्र कम पड़ गया, एक। अब प्रश्न को पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो प्रश्न को, एक मनुष्य में इतने गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 45 गुणसूत्र हैं, उसको कौन सी बीमारी हो रखी है, कौन सा रोग हो रखा है, ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से इसका उत्तर बताओ भाई, फटाफट, उत्तर बताओ भाई इसका। एक मनुष्य में 44 प्लस एक्स जीरो या एक्स शून्य गुणसूत्र हैं, डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन उसने जीरो लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब 46 थे लेकिन अब 45 हो गए। इस बीमारी का नाम क्या है, तो ध्यान रखना, ये बीमारी होती है टर्नर सिंड्रोम। कौन सी बीमारी होती है, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं इसको, टर्नर सिंड्रोम। अब आप कहेंगे सर होता क्या है, सिस्टम समझाओ, तो मेरे से 3-4 बीमारियां और सीख लो आप लोग, इसके बाद प्रश्न ही नहीं जाएगा आप लोगों का। देखो एक बीमारी तो याद रखना इसी से जुड़ी हुई है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक बीमारी तो ये याद रखना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसके बारे में समझ लो मुझसे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मेरा फायदा उठा लो, आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ, मैं बहुत कम आता हूँ, आपको पता है, मैं रेगुलर नहीं आता, मैं बहुत कम आता हूँ, लेकिन जब आता हूँ तो धमाका करता हूँ, आसान बात नहीं है, प्रश्न मिलाता हूँ, हुबहू छापता हूँ प्रश्नों को, इसलिए इस क्लास को बहुत अच्छे से सीरियस एक एक पॉइंट को सुनते जाना, मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा निश्चित तौर पर। एक तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सीख लो, डाउन सिखाई दिया, एक सीख लो सुपर मेल या जैकब सिंड्रोम, सुपर मेल या ये रहा जैकब सिंड्रोम है ना, जैकब, सुपर मेल या जैकब सिंड्रोम। एक बीमारी आप सीख लो सुपर फीमेल या मेटा फीमेल, एक बीमारी आप मुझसे सीख लो सुपर फीमेल या मेटा फीमेल, सुपर फीमेल या मेटा फीमेल, और एक लास्ट आपको बताई दी है टर्नर सिंड्रोम, एक मैंने आपको बताई दी है टर्नर सिंड्रोम, और तीन थोड़ी देर पहले बताई थी, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। उनमें से जो डाउन सिंड्रोम होता है उसी को अपन मंगोलियन मूर्ख के नाम से जानते हैं। ऐसे बच्चों के जो चेहरे होते हैं वो गोल होते हैं, गोल, होठ मोटे मोटे होते हैं, जीभ कटी हुई होती है, हथेलियां मोटी मोटी होती हैं, पंजे मोटे होते हैं, उन्हें मंगोलियन मूर्ख कहते हैं ना, तो वो डाउन सिंड्रोम में आएगा, ठीक है। चलो ये 4 बीमारियां सीख लो, काम खत्म हो जाएगा। देखो एक सामान्य पुरुष की अगर हम बात करें, सामान्य नर या सामान्य महिला की अगर हम बात करें, सामान्य नर या सामान्य महिला की हम बात करें, तो उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 46। पुरुष पुरुष होता है 44 प्लस XY के रूप में, और महिला होती है 44 प्लस XX के रूप में। ये होता है पुरुष और महिला का, सामान्य पुरुष और सामान्य महिला का गुणसूत्रीय प्रारूप। लेकिन अगर किसी पुरुष में एक X गुणसूत्र ज्यादा हो जाए, अगर किसी पुरुष में एक X गुणसूत्र ज्यादा हो जाए, यानी 46 की बजाय कितने गुणसूत्र हो जाए, 47, या पुरुष में एक Y गुणसूत्र ज्यादा हो जाए, अब की बार भी
अब की बार भी पुरुष में 46 की बजाय कितने गुणसूत्र हो गए? 47। तो ये बीमारियां हो जाती हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और सुपर बेबी। अगर पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा हो गया तो वो महिलाओं जैसे लक्षण दिखाएगा, और 47 गुणसूत्र वाला एक महिला पुरुष बन जाएगा, यानी महिलाओं जैसे लक्षण दिखाने वाला पुरुष बन जाएगा। ठीक है, महिलाओं जैसे लक्षण दिखाने वाला पुरुष बन जाएगा। ठीक है, वहीं अगर एक पुरुष में वाई गुणसूत्र बढ़ गया, एक वाई गुणसूत्र बढ़ गया, तो वो 47 गुणसूत्र वाला सुपर मेल बन जाएगा, यानी जैकब सिंड्रोम हो जाएगा। वो थोड़ा सा हैवान पुरुष बन जाएगा, होता है ना हैवान, जिनसे महिलाओं को डर लगता है, बहु बेटियां परेशान होती हैं, उस तरह का पुरुष बन जाएगा, ज्यादा हैवानियत आ जाएगी, ज्यादा पुरुष हो जाएगा। ठीक है, फिर आती है सुपर फीमेल। एक सामान्य महिला होती है 44 प्लस XX, लेकिन अगर किसी महिला में एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा हो जाए, किसी महिला में एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा हो जाए, यानी वही 46 की बजाय कितने गुणसूत्र हो जाए? 47। तो महिला में महिला वाले ज्यादा लक्षण डेवलप हो जाते हैं, ऐसी महिला फिर लुटेरी हो जाती है। कहते हैं लुटेरी दुल्हन, किस्सा सुना होगा आपने लुटेरी दुल्हन का, रातों रात गहने लेके फरार हो गई, तो वो लुटेरी दुल्हन होती है। सुपर फीमेल, मेटा फीमेल ज्यादा, इनसे तो मर्द समाज भी डरता है, इनसे तो पुरुष खतरे में रहते हैं, इनको तो पुरुषों की इज्जत लूट लेती है कई बार। ठीक है, तो ये सुपर फीमेल या मेटा फीमेल की श्रेणी में आती है। और लास्ट ये टर्नर सिंड्रोम है। अगर महिला में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाए और महिला में अब की बार गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय कितनी रह जाए? 45, तो इस बीमारी को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। 4 और 3 7 सिंड्रोम थे, सातों खत्म करवा दिए, इसके अलावा कोई सा नहीं आएगा, ध्यान रखना। 7 सिंड्रोम थे, सातों के सातों क्या करवा दिए? समाप्त करवा दिए, खत्म करवा दिए। हाँ भाई, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? सही चल रहा है मामला? सातों बीमारियां खत्म, टेंशन खत्म। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पढ़ो भाई प्रश्न को। एथलीट फुट बीमारी का नाम क्या है? एथलीट फुट। एथलीट तो आप जानते ही हो, फुट यानी पैर। होता क्या है, ये जो एथलीट्स होते हैं ना, या इस बीमारी में क्या होता है, ऐसे हो जाते हैं पैरों की कंडीशन जैसे किसी एथलीट के पैरों, यानी वो जो पैरों की उंगलियां होती हैं वो कट फट जाती हैं, उनके आसपास की जो त्वचा है वो कट फट जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, उनके आसपास की जो त्वचा है वो कट फट जाती है। ठीक है, चलिए, तो जो एथलीट फुट बीमारी है, इस एथलीट फुट में यस, तो इस एथलीट फुट बीमारी में पैरों की उंगलियों की जो त्वचा है वो कटफट सी जाती है, थोड़ा फटी टूटी सी हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये एथलीट फुट एक फफूंद या फंगस से होने वाली बीमारी, एक कवक से होने वाली बीमारी है। ठीक है, एक कवक से होने वाली बीमारी है, और उस कवक का नाम ट्राइकोफाइटोन होता है, ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, चलो याद रखना, एथलीट फुट कवक से होने वाली बीमारी। इसके अलावा एक गंजापन जो होता है, गंजापन, ये भी कवक से होने वाली बीमारी है। गंजापन जो है ये भी एक प्रकार की कवक यानी कि फफूंद या फंगस से होने वाली बीमारी है, गंजापन। ठीक है, चलो आयोडीन, बहुत बेसिक सा प्रश्न है, बच्चा बच्चा जानता है। आयोडीन जब भी नाम आता है तुरंत वो गला, फूला हुआ गला याद आ जाना चाहिए, आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दिया जाता है जो पीड़ित होते हैं। भाई आयोडीन की बात कर रहा है ना, एक बार सीटी में प्रश्न आया था, अभी जो सीटी लगा था ना लास्ट टाइम, उसमें आयोडीन वाला प्रश्न आया था। और प्रश्न क्या था, मैं याद कर पा रहा हूं, प्रश्न ये था कि आयोडीन भोजन में या नमक में किस रूप में मिला होता है। नमक जो होता है ना, उसमें आयोडीन किस रूप में होता है? तो नमक का सूत्र होता है NaCl। नमक का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, और उसमें आयोडीन जो मिलाते हैं वो Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाते हैं। शायद पशु परीक्षण में आया था या कोई एग्जाम में आया था, मुझे याद है, तो ये याद रखना, पोटेशियम आयोडाइड के रूप में आयोडीन मिला होता है नमक के अंदर। चलो अब बताओ भाई, आयोडीन, तो ध्यान रखना आयोडीन दिया जाता है, और आयोडीन की कमी से बीमारी बच्चे बच्चे को पता है, कौन सी बीमारी? घेंघा। इसी बीमारी को हम गलगंड भी कहते हैं, गलगंड, या इसी को कहते हैं गोइटर, अंग्रेजी भाषा में इसको गोइटर कहते हैं, या कई बार इसका नाम मिलता है गंडमाला। कौन सी माला? गंडमाला। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं? इसके। पहाड़ी क्षेत्रों पे जो लोग रहते हैं उनमें इस तरह की बीमारियां सामान्यतः देखने को मिलती है ना। तो आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है, और उन्हीं पेशेंट्स को दिया जाता है। अच्छा, ये घेंगा होता क्या है भाई?
हमारे गले में ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है थायराइड, अवटु ग्रंथि कहते हैं। हमारे गले में एच आकार की या तितली के आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है, एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे कहते हैं थायराइड यानी कि अवटु। और इस थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन सामान्यतः निकलते हैं, एक तो निकलता है T3 और एक निकलता है T4। आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे। अभी T3 और T4, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, ये दो हार्मोन है। और इन हार्मोनों को बनने के लिए, इनके संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो इन हार्मोनों का संश्लेषण ठीक से नहीं हो पाएगा, ये हार्मोन स्रावित नहीं हो पाएंगे और ऐसी स्थिति में थायराइड ग्रंथि में स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन, और वो लटक जाएगी फूलकर। इस बीमारी को हम कहते हैं घेंघा या गलगंड या गोइटर रोग कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया इनका मतलब। ठीक है, कौन सी बीमारी? घेंघा किस ग्रंथि से संबंधित है? थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, चलो यस, अगले प्रश्न की ओर चलो भाई। अच्छा, ये रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। और गठिया या गाउट भी कहते हैं, गाउट, गठिया या गाउट रोग भी कहते हैं, गठिया या गाउट। ये अपने जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, इनमें यूरिक अम्ल जब जमा हो जाता है, यूरिक एसिड, जॉइंट्स में यूरिक एसिड जमा होने की वजह से बीमारी होती है गठिया या गाउट। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें किसी तरह की? आगे चल सकते हैं। यस, चलिए। निम्न में से कौन सा कीट मनुष्यों में निद्रालु व्याधि फैलाता है? देखो, बीमारी का नाम उसने खुद ने दिया है, निद्रा रोग, निद्रालु। एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान सो सोकर कुंभकर्ण बन जाता है, पता ही नहीं रहता, होश ही नहीं रहता, सोता ही रहता है, सोता ही रहता है। बीमारी का नाम है निद्रा रोग। या इसी बीमारी का एक और नाम याद रखना, इसी को हम कहते हैं अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस। इस निद्रा रोग का ही दूसरा नाम है स्लीपिंग डिजीज भी कहते हैं इसको, और इसी का दूसरा नाम है अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस, अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस। अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस। नींद बहुत आती है भाई, है ना, जैविक घड़ी जो तंत्र है वो हिल जाता है, सिस्टम खराब हो जाता है, खूब नींद आती है। ठीक है, तो ये बीमारी एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ये बीमारी एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है भाई? निद्रा रोग। ये प्रोटोजोआ होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। और ये फैलाता कौन है इस बीमारी को? तो इस बीमारी को फैलाती है रेत मक्खी, या जिसे बालू मक्खी भी कहते हैं, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी या सैंड फ्लाई। ठीक है, सॉरी गलत बोल गया मैं, ये काला अजार फैलाती है, सॉरी दोस्तों, सॉरी, है ना। ये बीमारी फैलाती है सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी। थोड़ा जल्दबाजी में गलत शब्द निकल गया मुझसे, है ना, मुझे माफ कर देना। तो ये निद्रा रोग या अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस, ये बताओ कौन सा फैलाया जाता है? सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई कहते हैं इसको, टीएससी, टीएससी, टी साइलेंट होता है, सीसी मक्खी कहते हैं। ठीक है, तो ये निद्रा रोग है, वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है। इन बातों से मैं ज्यादा मतलब नहीं है। देखो, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आपको ऐसा लगता होगा, हालांकि कोई टीचर इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कभी भी, आपको ऐसा लगता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि जो मास्टर हैं, जो टीचर हैं, साहब ये तो पूर्ण ज्ञानी है, अब ये तो पर ब्रह्म की श्रेणी में आ गए, पार ब्रह्म की श्रेणी में। लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी, टीचर भी कभी पूर्ण नहीं होते, ये बात आप दिमाग में बैठा लो। टीचर भी आप ही की तरह पढ़ने वाला एक विद्यार्थी होता है, बस वो थोड़ा आपसे ज्यादा पढ़ लिया है, उस चीज को ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया है, इसलिए वो टीचर है, और कोई लेना देना नहीं है। टीचर भी स्टूडेंट ही है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञाता बना ही नहीं जा सकता, सब्जेक्ट अथाह है अपने आप में, अथाह। इस एक बीमारी पे पीएचडी कर लो तो भी कम है, तो आप सोच के देखो मामला गंभीर है। ठीक है, तो पीएचडी तो एक एक टॉपिक पे हो नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं प्रश्न जब आता है तो आप ये ना सोचें कि हमको पूरा प्रश्न आना ही चाहिए, ना, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें सरकारी नौकरी निकालनी है। ज्ञानी बनोगे, इस एक बीमारी पे पीएचडी कर लो, लगाओ 2-4 साल, 5 साल, और खूब खोज कर लो इसकी,
लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहां अपने को ज्ञानी नहीं बनना, यहां हमको केवल अपना प्रश्न सही हो जाए, तो हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है, हमें बस शब्द मिल गया अपना निद्रालु रोग या निद्रा रोग, और हमने उसी के आधार पे अपना प्रश्न सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। याद रखना ये सब कुछ। अच्छा, एक चीज और याद रखना यहीं पर, जब आप अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस सुनते हैं या ट्रिपेनोसोमियासिस सुनते हैं, तो आपके दिमाग में एक और बीमारी आनी चाहिए तुरंत रूप से, और वो बीमारी आनी चाहिए अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस। वो बीमारी आपके दिमाग में आनी चाहिए अमेरिकन